नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले व्याख्यानों में हम लोगों ने सुखवाद के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की और नैतिक मानदंड के रूप में उसका मूल्यांकन किया। हमने पाया कि सभी सिद्धांत कुछ हद तक नैतिकता के लिए मानदंड के तत्वों को प्रस्तुत करते हैं, परंतु निर्दोष नहीं। आज हम लोग एक ऐसे सिद्धांत की व्याख्या और मूल्यांकन का प्रयास करेंगे जो जीव विज्ञान के विकासवाद सिद्धांत को नैतिकता के मानदंड की व्याख्या का आधार बनाता है। इसके समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर और अलेक्जेंडर जैसे दार्शनिक हैं। विकासात्मक सुखवाद इस सिद्धांत को कहा जाता है। विकासात्मक सुखवाद नैतिक जीवन के तथ्यों का विकास के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्ली स्टीफेंस और अलेक्जेंडर हैं। विकासवाद के अनुसार जिस प्रकार विकास क्रम में कोई अवस्था पूर्व अवस्था का ही विकसित रूप है, उसी प्रकार नैतिक तथ्यों का भी पूर्व अनुभवों से ही विकास हुआ है। इसलिए नैतिक तथ्यों की समुचित व्याख्या पूर्वजों के अनुभव के आधार पर ही की जा सकती है। विकासात्मक आचार शास्त्र मनुष्य की वर्तमान मानसिक और नैतिक प्रकृति का उसके पूर्वजों के इतिहास से तथा व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया से, जिसके कारण सभी जीवों का विकास हुआ है, व्याख्या का प्रयास करता है। इसके अनुसार अन्य पदार्थों और जीवों की तरह ही नैतिक जीवन भी विकसित होता रहा है। इसलिए आचार शास्त्र भी जीव विज्ञान का ही एक अंग है। अंतःकरण, नैतिक शक्ति, सामाजिक भावना, जीवन संग्राम, प्राकृतिक चयन सभी परिस्थितियों को सहज बनाने की क्रिया की उपज है। विकासवाद के अनुसार व्यक्ति अपने सभी पूर्वजों के संचित अनुभवों और योग्यताओं का सम्मिलित परिणाम है। मानव जाति का विकास भी व्यक्तिगत विकास की ही तरह होता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियां या अन्य मानसिक और शारीरिक शक्तियां अपने माँ बाप से प्राप्त करता है, उसी प्रकार नैतिक तथ्य भी मानव जाति में युग युग से धीरे धीरे संचित होते हुए आए हैं। जिन प्रवृत्तियों को हमने लोगों के पैतृक संपत्ति के रूप में पाया है, वे हैं परार्थ, सहानुभूति या सामाजिक प्रवृत्तियाँ। हमारी सामाजिक प्रवृत्तियाँ पूर्वजों के अर्जित अनुभव का परिणाम है। इस प्रकार हमारी नैतिक प्रवृत्तियां जन्मजात तथा अर्जित दोनों हैं।
हम में जो प्रवृत्तियाँ जन्मजात हैं वे हमारे पूर्वजों के अनुभव से प्राप्त होती हैं अर्थात अर्जित हैं। परार्थ की भावना जन्मजात है, पर यह पूर्वजों के सम्मिलित अनुभवों का परिणाम है। आनुवांशिक नियम के अनुसार जो पिता में अभ्यास रूप में है उसे बालक में प्रवृत्ति रूप में पाए जाने की संभावना रहती है। मौलिक नैतिक सिद्धांत हालांकि उपयोग के सिद्धांत पर ही आधारित हैं, पर हम लोगों में वे आनुवांशिकता के कारण जन्मजात या सहज हो गए हैं। इसी के कारण हमें नैतिक सिद्धांत का सहज बोध होता है। विकासात्मक सुखवाद समाज का स्वरूप सावयवात्मक अर्थात ऑर्गेनिक मानता है, जैविक मानता है, अवयव युक्त मानता है, सावयव मानता है। समाज शरीर की भांति है और व्यक्ति उसके अंग है। समाज के विकास पर व्यक्ति का विकास निर्भर है और व्यक्ति के विकास पर समाज का विकास। व्यक्ति का वर्तमान शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया का परिणाम है। समाज रूपी शरीर के अंग के रूप में ही व्यक्ति जीता, चलता और विकास करता है। सामाजिक भावनाएं और प्रवृत्तियां समाज से ही उत्पन्न हुई हैं और व्यक्ति आनुवांशिकता नियम के तहत उन्हें प्राप्त करता है। सामाजिक भावनाओं का लगातार विकास हो रहा है। जिन जातियों में यह भावना नहीं पनपी है उनका नाश हुआ है और जीवन संग्राम में जिनमें इस भावना का विकास हुआ है उनकी जीत हुई है। विकासात्मक सुखवाद मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में ही नैतिकता को परिभाषित करने का प्रयास करता है। वह वर्तमान मनुष्य के निकटतम लक्ष्य, मानव के चरम लक्ष्य पर विचार करता है। साथ ही साथ वह विकास की नैतिक प्रगति की दिशा और नैतिक प्रगति के अंतिम लक्ष्य पर भी विचार करता है। विकासात्मक सुखवाद के अनुसार वर्तमान मनुष्य का निकटतम लक्ष्य सामाजिक शरीर का स्वास्थ्य, द हेल्थ ऑफ द सोशल ऑर्गेनिज्म को ठीक रखना है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य सुख या आनंद प्राप्त करना है। विकासात्मक सुखवाद के अनुसार मनुष्य को सुख या आनंद की प्राप्ति सुख की आकांक्षा के चलते नहीं बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य के माध्यम से अर्थात सामाजिक भलाई के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहे अर्थात सामाजिक शुभ का उदय हो। इसके माध्यम से अंतिम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है। विकासात्मक सुखवाद के अनुसार कर्मों का नैतिक मानदंड सामाजिक स्वास्थ्य या सामाजिक शुभ है। वैसे कर्म उचित हैं जिनसे समाज के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। विकासात्मक सुखवादी सुख की परिगणना को अनावश्यक मानते हैं, जैसा कि वेंथम ने किया है। सामाजिक विकास के कारण व्यक्तियों में ऐसी प्रवृत्तियां वर्तमान हैं जिनसे समाज की स्वस्थवर्धक क्रिया होती है, जिससे व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति संभव है। ऐसे कर्म सहज रूप में होते हैं, उनके लिए परिगणना की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य अनुभव यही बताता है कि समाज शुभ से ही व्यक्ति शुभ संभव है। वैसे कर्मों से जिनसे समाज शुभ संभव होता है स्वीकृति की भावना संबद्ध हो जाती है। हमें यह भावना आनुवांशिकता से प्राप्त होती है, इसलिए हम में ऐसी जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती है कि हम सामाजिक शुभ वर्धन की क्रियाओं को सहज स्वीकृति दे देते हैं और जो उनके विपरीत क्रियाएं होती हैं उन्हें स्वीकृति नहीं देते हैं। इसके लिए विचारात्मक परिगणना की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकृति ही यह गणना कर देती है। विकासात्मक सुखवाद के अनुसार विकास क्रम में धीरे धीरे व्यक्ति और सामाजिक हित का सामंजस्य होता है।
स्पेंसर का मानना है कि विकास क्रम में एक अवस्था आएगी जब व्यक्तिगत आनंद और सामाजिक हित एक हो जाएंगे। वैसी अवस्था में न कोई नैतिक नियम रहेगी और न ही कोई नैतिक बाध्यता रहेगी। मानव प्रकृति ही वैसी हो जाएगी। सामाजिक विकास के कारण मनुष्य की सहज प्रवृत्ति के रूप में परार्थ भावना आ जाएगी। मनुष्य स्वतः ऐसे कर्मों का चयन करने लगता है कि जिससे समाज स्वास्थ्य वृद्धि हो। ऐसी स्थिति में आचार शास्त्र की आवश्यकता उचित या अनुचित मीमांसा शास्त्र के रूप में समाप्त हो जाती है। तब आचार शास्त्र का कार्य स्पेंसर के अनुसार जैव और सामाजिक सिद्धांतों से वैसे कर्मों का अनुमान करना रह जाता है जिससे सुख का उत्पादन हो। यही निगमन व्यवहार के लिए पथ प्रदर्शन के रूप में मान्य होगा। इस तरह हम देखते हैं कि विकासात्मक सुखवाद विकास के आधार पर और सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति के लिए नैतिक मानदंड को निर्धारित करने का प्रयास करता है और परार्थ के लिए समाज के अनुभवों से प्राप्त सहज अनुभूति को मानता है। परंतु विकासवाद की अवधारणा से, जो एक वैज्ञानिक अवधारणा है, परंतु यह जैविक क्रियाओं पर लागू होता है, भौतिक पदार्थों पर लागू होता है, नैतिक क्रियाओं पर लागू होगा या नहीं, इसके बारे में दार्शनिकों को संशय रहा है। इसलिए वे इस मत का मूल्यांकन और समीक्षा करने का प्रयास करते हैं तथा दोषों की समीक्षा करते हैं। विकासात्मक सुखवाद में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। आलोचकों ने इन दोषों की आलोचना की है जो निम्नलिखित हैं। विकासात्मक सुखवाद सुख को चरम लक्ष्य बताता है, परंतु उसके अनुसार सुख प्राप्त करने के लिए समाज शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए ही कर्म करना चाहिए। इस तरह कर्मों का लक्ष्य समाज शरीर का स्वास्थ्य है। यह विचार सुखवाद में सुधार के प्रयास में सुखवाद को ही त्याग देता है और समाज के प्रति समर्पण को लक्ष्य के रूप में निर्धारित कर देता है। आलोचकों का कहना है कि विकासात्मक सुखवाद के अनुसार वैसे कर्मों का जिनसे समाज स्वस्थ की वृद्धि होती है संकेत सहज प्रवृत्तियों से होता है, विचारात्मक परिगणना से नहीं। यह सत्य है कि वेंथम के सुख की परिगणना की विधि दोषपूर्ण है, परंतु विकासात्मक सुखवाद उसे हटाकर अन्य प्रवृत्तियों को महत्व दिया है। नैतिकता अन्य प्रवृत्तियों में नहीं होती है, यह एक विचारपूर्ण आदर्श जीवन है। आलोचकों का आरोप है कि विकासात्मक सुखवाद सुखवादी मान्यता के प्रतिकूल है। यह विचार केवल सुख की इच्छा की जाती है भ्रांति युक्त है। वास्तव में किसी वस्तु से सुखानुभूति इसलिए होती है कि हम उसकी इच्छा करते हैं। हम सुख की इच्छा नहीं करते हैं बल्कि वस्तु की इच्छा करते हैं और वस्तु के प्राप्त होने के बाद सुख होता है। यहाँ यह मान लिया जाता है कि सुख की इच्छा पहले है। आलोचकों के अनुसार जैव विकासवाद मनुष्य की विचारशील तथा नैतिक प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं करता है। मनुष्य की विवेकशील और नैतिक प्रकृति की व्याख्या किसी भी अविवेकशील वस्तु या नीति शून्य जीव के लिए बनाए गए सिद्धांत से निगमित नहीं की जा सकती है। आलोचकों का मानना है कि जैव विकास और नैतिक विकास में मौलिक अंतर है।
जैव विकास के लिए आवश्यक है कि जीव योग्यतम हो, तभी वह जीवन संग्राम में अपने विरोधियों को पराजित कर विजयी होता है। इससे यह निष्कर्ष कि नैतिक विकास में नैतिकता में श्रेष्ठता आती है और सहानुभूति बढ़ती है, उन्हें सहायता तथा जीवन के लिए योग्य बनाने की चेष्टा की जाती है, दो विरोधी बातें हैं। जैव विकास में संघर्ष है, नैतिक विकास में सहानुभूति तथा सामाजिक भावना की वृद्धि होती है। नैतिक रूप में बलवान होने का अर्थ है दयावान और सहानुभूतिपूर्ण होना। हक्सले का कहना है कि जो नैतिक दृष्टि से सर्वोत्तम है वह जीवन संघर्ष के विपरीत है। अतः विकासवाद का नीति में प्रयोग मान्य नहीं है। आलोचकों का कहना है कि विकासवाद नैतिक आदर्श की व्याख्या नहीं कर सकता है। आचार शास्त्र आदर्श निर्देशक विज्ञान है, यह नैतिक आदर्श को निर्धारित करता है। विकासवाद नैतिक विकास का इतिहास बताता है। नैतिक भावनाओं का विकास कैसे हुआ, इसी से इसका संबंध है। इससे इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि नैतिक आदर्श क्या है। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक विकासात्मक सुखवाद भी पर्याप्त नैतिक मानदंड देने में सक्षम नहीं है। यह बात सही है कि वह सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक स्वास्थ्य और परोपकारिता की वैज्ञानिक व्याख्या का प्रयास करता है, परंतु यह सर्वमान्य सिद्धांत देने में सक्षम नहीं है। इसलिए अन्य सिद्धांत भी अस्तित्व में आए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मपूर्णतावाद और मूल्यवाद है। अगले व्याख्यान में हम लोग आत्मपूर्णतावाद की व्याख्या का प्रयास करेंगे और मूल्यांकन कर यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि वह किस हद तक नैतिक मानदंड बनने के योग्य है। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।